द हिडन हिस्ट्री ऑफ पॉपाई। 1930 में एक अजीब सा सेलर एनिमेशन स्क्रीन पर आया और उसने चुपचाप सब कुछ बदल दिया और किसी हीरो जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। फिर भी लोग उसे देखना बंद नहीं कर पाए। उसके रफ लुक के पीछे कुछ ऐसे छुपे हुए फैसले, बड़े रिस्क्स और क्रिएटिव राज थे जो आमतौर पर लोगों को कभी सुनने को नहीं मिलते। इन लम्हों ने एनिमेशन की हिस्ट्री को इस तरह शेप किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। फैक्ट 1, वो दिन जब पॉपाई बिना स्टार बने स्क्रीन पर आया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पॉपाई ने अपने खुद के एनिमेटेड शॉर्ट के स्टार के तौर पर डेब्यू नहीं किया था। उसका पहला एनिमेशन अपीयरेंस 14 जुलाई 1933 को रिलीज हुए एक बेटी बूप कार्टून के अंदर हुआ था। इसे फ्लेशर स्टूडियोज ने प्रोड्यूस और पैरामाउंट पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस शॉर्ट का ऑफिशियल नाम था पॉपाई द सेलर, लेकिन इसकी मार्केटिंग बेटी बूप सीरीज के हिस्से के तौर पर की गई क्योंकि वो पहले से ही बहुत फेमस थी। पर्दे के पीछे स्टूडियो के को फाउंडर मैक्स फ्लेशियर ने इस स्ट्रैटेजी को अप्रूव किया ताकि एक फुल लॉन्च का रिस्क लिए बिना ऑडियंस का रिएक्शन टेस्ट किया जा सके। बेटी का रोल थोड़ा था, जबकि पॉपाई ने एक्शन और मूवमेंट के जरिए पूरी कहानी को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये फैसला उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहा। थिएटर की रिपोर्ट्स ने दिखाया कि व्यूअर्स ने बेटी बूप से ज्यादा पॉपाई पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया। इस रिस्पॉन्स ने स्टूडियो को कन्विंस कर दिया कि पॉपाई को एक मेन कैरेक्टर के तौर पर लॉन्च किया जाए। पॉपाई को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, उसने फौरन सबकी अटेंशन जीत ली। लेकिन ये तो एक बहुत बड़े प्लान की सिर्फ शुरुआत थी। फैक्ट 2, वो अजीब आवाज जिसने पॉपाई को उसकी रूह दी। पॉपाई की आवाज को कभी भी पॉलिश्ड या हीरोइक बनने के लिए नहीं सोचा गया था। बिली कोस्टेलो जो एक स्टेज परफॉर्मर थे, उन्होंने 1930 में पॉपाई की ओरिजिनल आवाज दी। कोस्टेलो ने दांतों को पीस कर आधे अधूरे समझ आने वाले वर्ड्स बोलकर वो आवाज बनाई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। स्टूडियो चाहता था कि पॉपाई रफ, रियल और इम्परफेक्ट लगे। कहा जाता है कि कोस्टेलो ने रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सी आवाजें खुद से इम्प्रोवाइज की, जिसने एनिमेशन टीम को भी हैरान कर दिया। एनिमेटर्स ने फिर उनकी आवाज से मैच करने के लिए लिप्स की मूवमेंट्स को एडजस्ट किया, जो उस वक्त एक अनोखा तरीका था। इससे कैरेक्टर और ज्यादा जिंदा लगने लगा। कोस्टेलो को मैनेज करना मुश्किल था, उनकी स्टूडियो से बहस भी होती थी। इन सब के बावजूद उनकी आवाज ने पॉपाई को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी क्लियर थी और इस पर्सनैलिटी ने आगे आने वाली चीजों को शेप किया। फैक्ट 3, वो सिंपल गाना जिसने पॉपाई को अनफॉरगेटेबल बना दिया। पॉपाई का फेमस थीम सॉन्ग उसी साल आया जब उसका एनिमेटेड डेब्यू हुआ, आई एम पॉपाई द सेलर मैन। ये गाना खास तौर पर कार्टून्स के लिए लिखा गया था। गाने को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो सिंपल हो और ऑडियंस को एक बार सुनने के बाद ही आसानी से याद हो जाए। फ्लैशर का मानना था कि म्यूजिक किसी भी कैरेक्टर को लोगों के दिमाग में विजुअल से भी ज्यादा तेजी से बिठा सकता है। एनिमेटर्स ने पॉपाई की मूवमेंट्स को गाने की रिदम के हिसाब से सेट किया। पर्दे के पीछे इस गाने ने कहानी सुनाने का एक बड़ा मसला भी हल कर दिया। क्योंकि पॉपाई बड़बड़ाते हुए बात करता था, इस गाने ने लंबे डायलॉग्स के बिना ही समझा दिया कि वो कौन है। ये धुन थिएटर से निकलकर बाहर स्कूल्स और घरों तक फैल गई। फैक्ट 4, पलक यानी स्पिनिच कैसे सबसे बड़ी विजुअल ट्रिक बन गई। शुरुआती कॉमिक्स में पॉपाई की ताकत असल में पलक से नहीं आती थी, वहाँ उसे कभी कभार लक या अपनी सख्ती से ताकत मिलती थी। फ्लैशर स्टूडियोज ने इसको बदल दिया। एनिमेशन टीम ने पलक को एक क्लियर विजुअल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया। इसने एनिमेटर्स को एकदम से होने वाली पावर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने का मौका दिया। पलक को इसलिए चुना गया क्योंकि इसे पहचानना आसान था और तेज स्टोरी टेलिंग में ये बहुत अच्छा काम करता था। जब पॉपाई पलक खाता है तो एनिमेशन में एक धमाका होता है, मुड़ते हुए बाजू और अचानक आती हुई ताकत। ये विजुअल शॉर्टकट आगे चलकर आइकॉनिक बन गया। फैक्ट 5, वो फ्लॉट कैरेक्टर जिसने एनिमेटेड हीरोज की पहचान बदल दी। पॉपाई ने चुपचाप एक बहुत बड़ा रूल साबित कर दिया। एनिमेशन हीरोज को किसी फ्रेंचाइज को चलाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। वो हैंडसम, स्मूथ या पोलाइट नहीं है। वो बड़बड़ाता है, गलतियां करता है, जेलस होता है और गुस्से से पागल हो जाता है। स्टूडियो ने इन खामियों को छुपाने के बजाय उनको और ज्यादा हाईलाइट किया। ये चॉइस उसके विजुअल्स में भी दिखती थी। बड़े बड़े फोर आर्म्स, कस्सी हुई जॉ लाइन, सिकड़ी हुई आंखें और गुस्सा आने पर अचानक से तेज एक्शन। एनिमेटर्स ने जानबूझकर उसे रफ दिखाया ताकि उसके रिएक्शंस आसानी से पढ़े जा सके। ऑडियंस को उसके अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी कि वो रियल लगे। ये लेसन बाद के कार्टून्स में भी गूंजा, जिन्होंने जिद्दी, अजीब या क्लमी हीरोज को मेन कैरेक्टर बनाया। जब वो जीतता भी है तो चमकता हुआ नहीं, बल्कि जख्मी और जिद्दी लगता है। उसकी फाइट्स बड़े पोजेस और हार्ड इम्पैक्ट से बनी है ताकि कॉमेडी तेज और क्लियर हो। और यही वजह है कि पॉपी का 1933 का डेब्यू सिर्फ एक आम कार्टून नहीं था, ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था जिसने एनिमेशन को हमेशा के लिए बदल
बदल दिया। रॉ एनर्जी, स्मार्ट चॉइस और निडर क्रिएटिविटी के जरिए एक रफ सेलर हमेशा के लिए अमर हो गया। हर फ्रेम के पीछे एक इरादा, एक स्ट्रगल और एक विजन है। और एक बार जब आप इन राजों को जान लेते हैं तो आप पॉपी को कभी वैसी नजर से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अगर आपको इस रफ और जिद्दी सेलर की हिडन हिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही कमाल की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ।